प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कल जो पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चा की है, कल भी वो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, बाणांधता और मोतियाबिंद, आँख के इन रोगों पर चर्चा की थी। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रिज्म पर करेंगे। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म बच्चों क्या है। देखिए देखिए प्रिज्म एक ऐसा सममांग पारदर्शी माध्यम है जो एक कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म एक ऐसा सममांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको इस तरह से। बच्चों ये प्रिज्म है छोटा सा। देखिए ये जो है, ये दोनों पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, ये समतल पृष्ठ हैं, जो आयताकार पृष्ठ हैं, ये एक कोण पर झुके हुए हैं। और इन जो समतल पृष्ठ हैं, इन दोनों समतल पृष्ठों को हम जो है अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ। देखिए इधर ये जो पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। इस तरह से। और ये जो कोर आप देख रहे हैं, ये कोर, ये देखिए, इसको आप नाम दे सकते हैं चाहे तो A डैश, B डैश, C डैश। तो देखिए जो A डैश A आप देख रहे हैं, ये अपवर्तक कोर कहलाती है बच्चों। और ये कोण जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म कोण भी कहते हैं। देखिए ये तो रही चित्र की बात। अब देखिए हमारे पास जो प्रिज्म रखा हुआ है, हम उसमें देखिए आपको समझाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये प्रिज्म है इस तरह से। और ये जो दोनों पृष्ठ हैं इधर के, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। कैसे पृष्ठ हैं? ये आयताकार पृष्ठ जो ये दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरह से। ये जो है, ये दोनों जो है आपके इस तरह से, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। ये जो है, ये दोनों जो है आपके अपवर्तक पृष्ठ हैं। क्योंकि जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो इस पृष्ठ से भी हो सकता है और इस पृष्ठ से भी हो सकता है, दोनों पृष्ठों से हो सकता है। इसलिए इस प्रकार जो है इस प्रिज्म के अंदर जो है आपके जो रेक्टेंगुलर सरफेस हैं, जो आयताकार पृष्ठ हैं, वो कितने हैं बच्चों? देखिए 1, 2 और 3। लेकिन हम दो पृष्ठों का ही उपयोग करेंगे और दो जो है वो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। देखिए इस तरह से, एक ये भी त्रिभुजाकार पृष्ठ है और ये त्रिभुजाकार पृष्ठ है। हम सही मायने में ये कहें, अगर जैसे कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज को हम पीछे से पकड़ के यूं खींचें इस तरह से हाइट में, तो जो आकृति बनेगी वो आपकी जो है वो प्रिज्म के रूप में बन जाएगी। ठीक।
तो ये बच्चों देखिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपको हमने बताई, ये दोनों अपवर्तक प्रश्न हैं, ए डैश बी डैश बी और ए डैश ए सी डैश, ये दोनों जो है और इनके बीच जिस कोण पर ये दोनों मिल रहे हैं इस तरह से, ये आपका जो है ये प्रिज्म कोण है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी ये। तो पुनः देखिए एक बार हम फिर डिफाइन करते हैं इसको। देखिए प्रिज्म एक समबांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे हम जो चर्चा करेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए किस तरह बच्चों, देखिए इसको समझने के लिए जब प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा तो हमें पूरा प्रिज्म नहीं बनाना है, इसका एक क्रॉस सेक्शन लेना है। जो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ए बी सी, ये अनुप्रस्थ परिक्षेप, ये देखिए हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये हमारा जो है ये देखिए बच्चों ए बी और सी, देखिए ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और एस। देखिए ए बी इधर जो हमारा मीडियम है वो एयर है यानी वायु, और ये जो है ग्लास यानी कांच का मीडियम है, ये ग्लास है ये, तो ये इधर ये भी वायु है और ये कांच इस तरह से। तो बच्चों कांच का बना है ये प्रिज्म, तो ये मीडियम हमारा जो है कांच सघन मीडियम है वायु की अपेक्षा। तो देखिए किस तरह हम यहाँ पर जो है अपवर्तन करेंगे प्रकाश का। देखिए इसको मैं ये साफ कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए किरण जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, इसको मैं IR के नाम से दे देता हूँ, इंसिडेंट रे, I फॉर इंसिडेंट, R फॉर रे। अब देखिए बच्चों जब ये किरण जो है ये आपतन बिंदु होगा तो वायु से ये कांच में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो देखिए यहाँ एक आपतन बिंदु पर एक अविलंब हमें खींचना होगा इस तरह से। देखिए ये नॉर्मल है, ये कोण जो हमारा होगा ये आपतन कोण होगा बच्चों आई।
ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तो बच्चों क्या होगा, जब कोई, देखिए प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये वायु से कांच में जा रही है। तो बच्चों वायु जो है वो विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह से। देखिए बच्चों, ये कोण आपका आर हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण हो जाएगा। अगर सपोज ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण बिल्कुल सीधी जा रही होती, जिस दिशा में जा रही थी इस तरह से बिल्कुल सीधी जा रही होती। अब ये किरण जो है ये मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा वायु से और कांच में ये जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, कोण अविलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए बच्चों, ये इस सरफेस पर आकर ये किरण टकराती है। अब पुनः यहाँ कांच से वायु में इसका अपवर्तन होगा। देखिए किस तरह, फिर यहाँ एक नॉर्मल उसी तरह हमें बनाना होगा। देखिए इस तरह से, और ये किरण जो है अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या होगा बच्चों, अविलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, तो ये हमारा अविलंब है इस तरह से, ये दूर हट के ये निर्गत किरण होगी। कौन सी किरण होगी ये? निर्गत किरण, यानी इमर्जेंट रे, ER भी इसको कह सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों ये P Q R S इस तरह से। तो ये बच्चों अपवर्तन हुआ। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये जो समझनी है हमको कि विचलन कोण। देखिए बच्चों, वायु से जो किरण हमारी जा रही थी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वो किरण सीधी निकल जाती, कोई बाधा नहीं थी उसके रास्ते में। क्योंकि अब जो है रास्ते में प्रिज्म आ गया है, तो जो किरण हमारी सीधी जानी चाहिए थी, अब ये किरण ये मुड़ गई है इस तरह से। तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे हटाएं तो बच्चों ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो है विचलन कोण है। यानी प्रिज्म से गुजरने के बाद निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष जिस कोण से विचलित हो जाती है, उस कोण को बच्चों हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन। देखिए, इस कोण को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? निर्गत किरण को पीछे हटाने पर और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक बिंदु पर काटेंगी, और इनके बीच में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? विचलन। बात समझ में आई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए, ये मैं बता देता हूँ, ये आपतित किरण है इस तरह, और ये निर्गत किरण लिखी है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन बिंदु है, और ये दूसरे सरफेस का आपतन बिंदु है। इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, E नाम दे सकते हैं, और इसको D नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। ये देखिए, मैं इसको साफ करता हूँ।
देखिए बच्चों, किसी प्रिज्म के लिए अब हम विचलन कोण और आपतन कोण के लिए अगर ग्राफ खींचें तो देखिए इस तरह से देखिए एक सीधी रेखा, ये किसी प्रिज्म के लिए ये हम आपतन कोण ले सकते हैं आई। और ये बच्चों विचलन कोण, ये ग्राफ इस तरह का आता है, इसे आई डेल्टा कर्व कहते हैं। देखो बच्चों, इस ग्राफ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जैसे जैसे शुरू में हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं, आपका विचलन कोण कम होता जाता है और एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित आपतन कोण के लिए ये न्यूनतम हो जाता है और पुनः फिर हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो ये विचलन कोण हमारा बढ़ने लगता है। तो देखिए, कोई भी प्रिज्म जो है केवल एक ही आपतन कोण पर न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है, न्यूनतम या अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, यानी इसको हम डेल्टा अल्पतम विचलन कोण, इसको डेल्टा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एम फॉर मिनिमम, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, एक ही बात है बच्चों। तो ये इसको फिर पुनः एक बार समझें। अगर हम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ खींचें तो पहले आपतन कोण जब बढ़ता है तो देखिए ग्राफ में ये हमारा विचलन कोण धीरे धीरे कम हो रहा है और एक निश्चित मान पर आकर ये विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है और पुनः हम आपतन कोण को फिर बढ़ाते हैं तो विचलन कोण हमारा बढ़ता जाता है। तो कोई भी प्रिज्म जो है केवल एक ही आपतन कोण के लिए न्यूनतम या अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, जिसको हम अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। और जब देखिए उस डायग्राम को हम पुनः फिर एक बार बनाते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन था उसको समझने के लिए। देखिए इस तरह ये समझिए आप, ये क्रॉस सेक्शन था प्रिज्म का, ए बी और ये सी। ये देखिए इस तरह से ये नॉर्मल इस सरफेस पर और ये आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर हो रही है इस तरह से, इसको हमने पी क्यू नाम दिया था। और ये एन नॉर्मल है और ये हमारा आपतन कोण था I1 कहते हैं इसको। और देखिए ये वायु से कांच में जा रही थी तो ये इस तरह से मुड़ गई थी। पुनः फिर इस पॉइंट पर हम जो है एक नॉर्मल फिर खींचते हैं इस तरह से और ये कोण आपका ये R होगा R1। और देखिए इधर ये निर्गत किरण ये सीधी इस तरह निकल आएगी, ये कोण जो है ये निर्गमन कोण I2 हो जाएगा और ये भी R2 होगा। देखिए हम प्रकाश की किरण को इधर से भी ले जा सकते हैं, तो हमारी निर्गत किरण ये आपतित किरण इस तरह, देखिए आपतित किरण
ये निर्गत किरण, ये एंडेस ये है, ये प्रिज्म कोण है इस तरह से, और ये किरण जो है ये सीधी इस तरह से जानी चाहिए थी अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, और ये आपतित किरण को आगे बढ़ाए जाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाए जाने पर इनके बीच में जो कोण बनता है ये डेल्टा हो गया बच्चों। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए डी कोई भी नाम दे देते हैं हम इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया है और जो उसका ओरिजिनल पाथ था वो जिस बिना प्रिज्म के जानी चाहिए थी जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर नहीं गई प्रिज्म के कारण और ये विचलित हो गई निर्गत किरण। तो निर्गत किरण को पीछे हटाए जाने पर और आपतित किरण को आगे बढ़ाए जाने पर इनके बीच में जो कोण बना वो हमने विचलन कोण बना। अब देखिए न्यूनतम जब विचलन कोण होगा उस स्थिति में, मतलब अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में देखिए ये जो I2 है वो I1 के बराबर हो जाएगा और R2 है वो R1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये PQ R इसको नाम दे दीजिए और S, ये QR जो है ये पैरेलल होगी BC के, पैरेलल हो जाएगी BC। तो ये कंडीशंस रहेंगे, ये ध्यान रखिए। जी हाँ, क्योंकि किरण को हम चाहे इधर से ले जाएं तो निर्गत किरण हमारी इधर होगी और इधर से ले जाएंगे तो निर्गत किरण हमारी उधर होगी। अल्पतम जो विचलन की स्थिति होगी या न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी इसमें ये स्थिति रहेगी। इस तरीके से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए अब जो है इस प्रिज्म का जो पदार्थ है उसके अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र है हम उसकी बात करेंगे। देखिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। जी हाँ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखिए क्या होगा, समझिए। देखिए अपवर्तनांक को बच्चों n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर साइन a प्लस लैम्डा m बटे 2 बटे साइन a बाई 2। देखिए बच्चों a यहाँ पर जो है प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m जो है वो अल्पतम विचलन कोण है या न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन। इस तरह से देखिए अब ये तो सीधे सीधे सूत्र रहा जो हमारा बड़ा प्रिज्म है। अब सपोज मान लीजिए अगर प्रिज्म आपका बहुत छोटा है, फॉर स्मॉल प्रिज्म यानी पतले प्रिज्म के लिए
यानी जो ए है वो 5 डिग्री से कम हो या 5 डिग्री हो, उस केस में आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो बराबर साइन हट जाएगा डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा और साइन ए बाई 2 जो है वो आपका ए बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों जो हमारा n है वो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन a बाई 2 हो जाएगा और उस केस में n a बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए यानी n माइनस 1 इंटू ए। तो ये पतले प्रिज्म के लिए ये अल्पतम विचलन कोण का सूत्र आपका आ जाएगा इस तरह से। बच्चों एक चीज़ यहाँ से और पूछी जा सकती है, देखिए ये सूत्र जो आपको दिया हुआ है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो अगर हम इसकी तुलना स्नेल्स लॉ से करें बच्चों, किससे करें? अगर हम स्नेल लॉ से इसकी तुलना करें तो हमारा जो आपतन कोण होगा यानी I बराबर वो आपका होगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपवर्तन कोण R बराबर a बाई 2। देखिए बच्चों ये आपको आज समझाया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात पूरे तरीके से। कल हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आंकिक प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, आज अपनी बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।